देगा? अब दिखाई दे रहा है? अभी कुछ नहीं, ये सेफ ड्राइविंग मोड दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब दिखेगा। नहीं सर, दिख रहा है आपका। हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप समय को दबाए, और माइक में हमेशा कहता हूँ बंद रखिए, नहीं तो मुझे फिर परमानेंटली म्यूट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। ठीक है। ठीक है, आप लोग माइक बंद रखिए कृपया, नहीं तो मुझे फिर परमानेंटली आप लोगों को म्यूट करना होगा, फिर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। और आप लोगों से जो आपकी अपनी सवाल है वो मैं क्लास के लास्ट में 5-10 मिनट बचेगा, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। फिलहाल आप अपनी टॉपिक को कवर कीजिए। चलिए, तो आज आपने लोगों की EasyJet की क्लासेस है। तो EasyJet बॉक्स काफी लोगों ने सुना है, ऐसा तो नहीं है कि EasyJet बॉक्स आज हम लोग पहली बार देख रहे हैं। काफी लोगों ने इसके बारे में सुना है, देखा है, कुछ लोगों ने इस्तेमाल करा है। ठीक है, तो इस बॉक्स का इस्तेमाल हम लोग कब और क्यों करते हैं? जब हमारी ऑफिशियल टूल का मतलब होता है जो फाइल के साथ जो कंपनी की ऑफिशियल टूल होते हैं वो, और दूसरी जो हमारे छोटे मोटे डोंगल्स होते हैं थर्ड पार्टी टूल, जैसे UMT, मिरेकल, MRT, काफी सारे डोंगल्स हैं मार्केट में। तो हमारा इनसे काम नहीं हो पाता है, तब हम लोग इस बॉक्स का सहारा लेते हैं। क्योंकि मार्केट में काफी सारे ऐसे मॉडल्स हैं, क्योंकि आपने UFI की क्लास की है, शायद आपकी क्लास UFI की सुनील सर लिए हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि UFI और JETH का इस्तेमाल कब होता है। तो जब हमारी हैंडसेट ऑफिशियल और डोंगल्स वगैरह से नहीं रिपेयर हो पाते हैं, तब हम लोग EasyJet बॉक्स का हेल्प लेते हैं। हमारा आवाज इको हो रहा है? नो सर। समझ पा रहे हैं ना? ओके ओके। नहीं सर, सही आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, थोड़ा जैसे माइक्रोफोन लाउड स्पीकर बात करते रहे, ऐसे आवाज आ रहा है। नहीं तो लैपटॉप की जो माइक है ना, हालांकि ठीक है आवाज, सभी को तो कल तक भी अच्छे से साउंड ठीक है, अभी तो थोड़ा ठीक है। सही है, सही है। जिनका हो रहा है सब लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाइए। ठीक है सर, ठीक है सर सही आवाज आ रहा है। ओके, चलिए ठीक है। और चैट भी आप लोग अभी ना कीजिए, क्लास पे नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। मैं चैट को डिसेबल कर दे रहा हूं। ठीक है, चैट डिसेबल है अभी। तब हम लोग EasyJet बॉक्स का हेल्प लेते हैं। जैसे हमारे पास आते हैं दो तरह की मॉडल आते हैं। एक मॉडल आता है जो कि हमारे UMT, MRT, मिरेकल से काम हो जाता है, फ्लैशिंग हो जाता है, अनलॉकिंग हो जाता है। एक मॉडल ऐसे आते हैं जिसकी हमें सरफराज सर। हाँ सर, बोले। मैं आपको को होस्ट बना देता हूं, आप जरा बीच बीच में साउंड आए तो आप म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा कीजिए म्यूट। ठीक है सर। काफी डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। सर परमानेंट म्यूट का काम कीजिए ना, तो अच्छा रहेगा ना, पहले करते थे। हाँ, अब मुझे लगता है वही करना होगा, क्योंकि काफी सबसे अच्छा रहेगा। हाँ नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो सीखने के इच्छुक रहते हैं उन्हें भी डिस्टर्ब होता है। सर परमानेंट म्यूट कीजिए, अच्छा रहेगा सभी को। ओके, ओके एवरीवन, मैंने परमानेंट म्यूट कर दिया है सभी को, लेकिन चैट का मैंने परमिशन दे दिया है। अगर हमारी आवाज आपको ना जाए या आप टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप चैट कीजिएगा, ताकि अगर मैं दोनों चीज डिसेबल कर दिया तो फिर आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्लास। सर मैं हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे को होस्ट बना है, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोग EasyJet की इस्तेमाल उस स्थिति में करते हैं जब हमारा डोंगल्स, ऑफिशियल टूल ये सब काम नहीं करते हैं, या आपने फिर फ्लैश कर दिया, कंप्लीट फ्लैश हो गए, बट हमारे हैंडसेट में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आते, हैंडसेट अटका काटका हुआ है, लोगो पे लोगो है, रीस्टार्ट का रीस्टार्ट है। ठीक है, या फिर ऐसे मॉडल्स हैं जो कि 2-4-10 दिन की लॉन्चिंग है और उस मॉडल की पैटर्न है, FRP है, और मालूम है कि अब जितने भी ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं, आप उसकी हार्ड रीसेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड रीसेट पे भी वो पिन कोड मांगता है। तो उसके लिए हमें EasyJet और UFI बॉक्स लेना होता है। तो UFI बॉक्स तो अब थोड़े से पीछे पड़ रहे हैं, इसीलिए पीछे वो हो रहा है।
ताकि उसमें यूएफएस भी अपडेट नहीं है यूएफआई में, और उसकी अब अपडेट्स भी आने अभी बंद है। तो EasyJet क्या है कि हमारा यूएफआई के मुकाबले EasyJet अभी बेस्ट है यूएफआई के मुकाबले, क्योंकि इसमें यूएफएस भी सपोर्ट है और EMMC भी सपोर्ट है। तो समझ गए कि ये बॉक्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि EasyJet भी 2 एडिशन में आते हैं, एक ब्लैक और रेड एडिशन। इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज रहता है कि सर ये ब्लैक और रेड में कौन सा बॉक्स लूं। कोई तो ऐसा होगा कि दोनों एडिशन आए हैं तो दोनों में कुछ फर्क होगा। तो एवरीवन, इसमें बॉक्स में कोई फर्क नहीं होता है, आप रेड लीजिए या ब्लैक लीजिए, दोनों बॉक्स की हार्डवेयर एंड बॉडी सेम है, सिर्फ कलर का फर्क है। और रेड में और ब्लैक में फर्क इतना ही है कि रेड बॉक्स के साथ आपको कुछ एडाप्टर एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे यहाँ 5 एडाप्टर आपको यहाँ मिल रहा है, 5 इसके साथ आपको किट मिल रहे हैं, तो उसमें 2-3 किट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे मेल फीमेल कनेक्टिविटी कि आप ISP कर दिए, पुश करके लगा दिए, निकाल लिए, तो उसका जो है 1500 या जो भी हो रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है उसकी एडाप्टर की वजह से। बॉक्स में कोई फर्क नहीं है, आप ब्लैक लीजिए रेड लीजिए, दोनों की हार्डवेयर बिल्कुल सेम है। ये कंपनी का अपना पॉलिसी है कि 1000 रुपए भी अगर वो एक्स्ट्रा में एक बॉक्स को बेच पाए तो आप सोच सकते हैं कि लाखों करोड़ों बॉक्स में से अगर 1000 रुपए एक्स्ट्रा बिक गए तो कितना कंपनी को बेनिफिट जाएगा। लेकिन दोनों बॉक्स की सेम है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। दोनों में सॉफ्टवेयर भी सेम चलते हैं, ऐसा नहीं है ब्लैक और रेड के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है, सेम एप्लीकेशन है। तो ये तो हम बॉक्स के बारे में समझे। अब हम चलते हैं कि आपने EasyJet बॉक्स खरीदा, आपको कुरियर से बॉक्स मिला। पहले की जमाने में क्या थे, आज से 10 वर्ष पहले, कि आप कोई भी बॉक्स लेते थे जिस भी सेल्समैन से, रिटेलर से या किसी से भी, तो वो आपको उसका एक CD बना के देता था कि लो भाई इसके अंदर ये ड्राइवर है, इसके अंदर इसकी सेटअप है, इसके अंदर इसकी फाइल्स है। लेकिन अब वो चीज खत्म हो चुका है, सारा चीज ऑनलाइन पे आ गया। तो अब हम लोग सिर्फ बॉक्स खरीद लेते हैं, कहीं से ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, जिससे भी लेना हो परचेज कर लेते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन भी हमें खुद करनी होती है। तो इसकी इंस्टॉलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं EasyJet बॉक्स की, इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये बॉक्स आपको मिलेगा, बॉक्स के साथ आपको एक केबल मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको गूगल में आ जाना है और यहां से 2 तरीका है इसके इंस्टॉलेशन का। एक Z3X सेल भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप, एक ये Z3X सेल, इसे भी अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं Z3X सेल को, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये जो Z3X सेल है इसे भी अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसको डाउनलोड करने पे क्या होता है कि जैसे हम लोग UMT का कैसे सपोर्ट स्विट डाउनलोड कर लेते हैं और उसके अंदर सारा आपको फाइल मिल जाता है, तो ये Z3X का आपको मेन है। इसके अंदर भी इसको आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको सपोर्ट फोल्डर है, उसके अंदर सारे JTAG के जो सेटअप हैं वो रखे हुए हैं। एक ये तरीका है, इसे भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। जब इसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये है ना सेल, ये सेल बनेगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको सारा का सारा सेटअप मिल जाएगा। बॉक्स कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ जाना है सपोर्ट में, और सपोर्ट में जाएंगे यहाँ सैमसंग में, सॉरी सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर के बाद जाएंगे EasyJet में। और यहाँ देखिए EasyJet का जो भी टूल्स चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक ये तरीका है, और एक है डायरेक्ट हम टूल ही डाउनलोड कर लेंगे, दूसरा तरीका। ठीक है, तो इसकी सेटअप क्या है, ये हमारे वेबसाइट जो है यहाँ पे भी इसकी सारे सेटअप अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा सेटअप डाउनलोड है। EasyJet प्लस बॉक्स सेटअप 3704, ये 23 एंड 24, तो 24 इसका लेटेस्ट सेटअप है, ये वाली ले लेना है। और यहाँ CMMC प्लस ले लेना है और EFM2 ले लेना है।
ये 3 चीज यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ये डाउनलोड कर लीजिए, कहीं भी सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद इस तीनों को बारी बारी से इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि हमारे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है और हमारे वेबसाइट पे आप जानते हैं कि ये आसानी से डाउनलोड हो जाता है, कहीं भी आपको कोई भी चीज फिल करने की जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारे पास ये सेटअप जो है ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, प्लस की लेटेस्ट वाली भी डाउनलोडेड है, ठीक है। तो ये सब डाउनलोड है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये लेटेस्ट वाली है 04 क्लासिक स्वीट। तो इन सभी को जब आप इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके, इसका 1 2 3 4 4 सेटअप आपके स्क्रीन पे बन करके आएगा, 4 सेटअप, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि काफी लोगों का ये भी रहता है सवाल कि सर कौन सा पीसी बेस्ट रहेगा, यानी विंडो 7 एक्सपी तो आउटडेटेड पूरे हो गए, 7 रहेगा, 8 रहेगा या 10 रहेगा, ठीक है। तो अगर EasyJet बॉक्स को आराम से चलाना है, मजे से अच्छे से चलाना है, तो आप विंडो 10 इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। विंडो 10 इस्तेमाल कीजिए 64 बिट का, विंडो 10 64 बिट का रखिए, और कम से कम अपनी पीसी का जो रैम है वो 4 GB रखिए, ठीक है, इतना कम से कम रखिए। ये जब आप रखेंगे विंडो 10 64 बिट, तो इसमें क्या फायदा होता है कि जब आप EasyJet प्लस को इंस्टॉल करेंगे तो इसकी जो काफी सारे ड्राइवर हैं वो बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, और अगर आप नहीं 8 या 7 इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें इसका ड्राइवर मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग काफी सारे जो USB ड्राइवर होते हैं उससे कैसे मैनेजर में जाकर के राइट क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करके मैनुअली ड्राइवर को ऐड करते हैं, तो इस तरह से आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो बेस्ट रहेगा विंडो 10 इस्तेमाल कीजिए 64 बिट। अब ये तो हमने समझा कि बॉक्स एंड इंस्टॉलेशन। अब बात करते हैं इस बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि इस बॉक्स के साथ आपको eMMC का एडेप्टर नहीं मिलता है। eMMC एडेप्टर आप समझ रहे होंगे, जैसे कि UEFI के साथ 2 eMMC एडेप्टर मिलते हैं जिसमें कि 6 eMMC कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बॉक्स के साथ eMMC का एडेप्टर नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर तो आप बोलेंगे कि सर क्या ओनली फॉर ISP से ही काम होगा, तो एडेप्टर इसकी आपको अलग से लेने पड़ेंगे। जेटेज का, जेटेज की जो पुराने बॉक्स आते थे उसमें एक एडेप्टर दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया जाता, अब आपको इसकी एडेप्टर अलग से लेने पड़ेंगे। अब आप इसकी एक एडेप्टर खरीदेंगे 4 से 5-6 हजार रुपए का आएगा, ठीक है। तो इसकी एडेप्टर की जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो IC फ्रेंड का मॉर्क आता है रेड कलर की बॉक्स, उसे परचेज कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये EasyJet का मॉर्क है, ठीक है। इसे 13 in 1 ये होता है, 13 in 1। इसका क्या बेनिफिट है कि इसमें आपको 13 eMMC कनेक्ट होते हैं। इसमें एक UFS प्लस eMMC भी आया है, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 in 1 है। इसके अंदर क्या है कि आपको UFS चीज प्लस eMMC VGA दोनों इसमें काम करेगा, UFS प्लस eMMC ये वाली। तो इसमें आपको सारे एडेप्टर दिए गए हैं। एक इसमें ओनली फॉर eMMC वाला आता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल आपका ओनली फॉर eMMC वाला है। इसमें आपके ओनली फॉर eMMC कनेक्ट होते हैं, यानी कि 13 in 1 13 eMMC। जो आप eMMC की जो VGA देखते हैं ये 13 eMMC इसमें कनेक्ट होता है। ठीक है, 13 eMMC आपको कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ देखिए कि काफी सारे यहाँ eMMC है, जैसे VGA 100, 136, 162, 529, 254, 153, 169, VGA 221, ये सब जितनी भी जो eMMC है आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा 13 eMMC, यानी कि eMMC का जो एक कंप्लीट रेंज होता है, कोई भी eMMC आप इससे के अंदर कनेक्ट करके इसे आप EasyJet में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब होता है सवाल कि इसको EasyJet में
कैसे इस्तेमाल करते हैं। आईसी फ्रेंड की जो मॉर्क है, इसको EasyJetEdge में हम किस तरह से इसकी कम्युनिकेशन को बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो ये डायमेंशन होता है इसका क्या काम होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इसका क्या काम होता है, ये जो इसमें दिया गया है इसको डायमेंशन कहते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम इस चीज को क्लियर करते हैं। तो थोड़ा मैं अपने कैमरे की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, 1 मिनट आप लोग थोड़ा होल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को यहां दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आईसी फ्रेंड का ये मॉर्क है, इसके अंदर ये सब जो आप देख पा रहे हैं ये सब सारा ये डायमेंशन है, ठीक है, ये टोटल डायमेंशन है। इस डायमेंशन का इस्तेमाल क्या हो रहा है होता है। सरफराज सर हमारा स्क्रीन मिल रहा है मॉर्क का कंप्लीटली। ओके, चलिए तो इसके अंदर क्या होता है, ये जब आप किट खरीदेंगे तो ये इसी तरह से आपको मिलेगा। ये जो आप किट देख रहे हैं ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस किट के अंदर 3 बेस होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये बेस होता है। इसके अंदर देखिए मेडूसा इस पे लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 बेस इसके अंदर होता है। ये सभी बेस पे नाम लिखा हुआ होता है। यहाँ देखिए, यहाँ EasyJetEdge लिखा हुआ है, इस पे मेडूसा लिखा हुआ है, और ये जो एक है इस पे UFI लिखा हुआ है। यानी कि ये जो इसको आईसी फ्रेंड कहने का मतलब होता है कि यह एक जितने भी EMMC हैं उन सभी EMMC को ये आप UFI, EasyJetEdge, मेडूसा, रीफ, इन सभी बॉक्स से ये कनेक्ट करता है। इसमें कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ इसे UFI में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ JetEdge में कर सकते हैं, अदर में नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप 3-4 तरह की जो प्रोग्रामर बॉक्स है आप उसमें इसको कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो बात होता है कि इसको कैसे बनाते हैं, इसकी कम्युनिकेशन को, ये चीज पहले समझ लेना है, क्योंकि काफी लोग इसकी कम्युनिकेशन JetEdge से बनाने में दिक्कत होता है, फिर वो बोलते हैं कि सर मैंने खरीद तो लिया बट मुझे इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे EasyJetEdge से, तो आपको ये वाला जो बेस है ये इस्तेमाल होगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इस वाली बेस को हम यहाँ रख लेंगे EasyJetEdge के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपको एक ये किट भी मिलता है जिसको कहते हैं ये लेन टू लेन केबल, और ये आपको किट, इसका क्या काम होता है कि जब आप इस मॉर्क को, ये जो आप किट देख रहे हैं यहाँ पे आईसी फ्रेंड, इसकी कनेक्टिविटी अगर आप रीफ बॉक्स से करना चाहते हैं, रीफ जो पहले डेडवुड रिपेयर बॉक्स थी, CDMA वगैरह का भी काम होता था। दूसरा ATF जिसको एडवांस टर्बो फ्लैशर कहते हैं, उसमें अगर आप इस आईसी फ्रेंड को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये किट का आपको जरूरत पड़ेगा। तो साथ में ये भी कंपनी दे देता है कि अगर आप इसे रीफ में या ATF में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल तो अभी है नहीं, तो अभी हमारा इस्तेमाल है एक ये इसकी बेस का जो EasyJetEdge के लिए है। अब इसके साथ में रहता है एक EMMC सॉकेट, ये जो आप देख रहे हैं ये EMMC सॉकेट, ध्यान से देखिए, ये जो EMMC सॉकेट है ये 13-in-1 है। यहाँ देखिए आपको कैमरे में दिखेगा, ये
13 in 1 है, यानी कि 13 eMMC आप सिर्फ एक एडाप्टर में लगा सकते हैं। सिर्फ एक एडाप्टर में 13 eMMC आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए कैसे होता है, इसको जब आप खोलिएगा, यहाँ पे लॉक रहता है, तो इसके अंदर eMMC लगा हुआ है। ये देखिए, इस eMMC को हम बाहर करते हैं और इसके अंदर एक रिंग लगा हुआ रहता है। ये देखिए, ठीक है, ये सॉकेट और इसके अंदर ये रिंग, इसको डायमेंशन रिंग कहते हैं। ये डायमेंशन रिंग का क्या काम होता है, तो हम जितनी भी आईसी आप इसमें लगाते हैं उस आईसी का साइज अलग अलग होता है। यानी कि जैसे ये B221 है, इसका साइज जो है बॉडी का डायमेंशन अलग है और अगली का अलग रहता है। तो उस साइज को फील करने के लिए ये डायमेंशन इस्तेमाल किया जाता है। और ये यहाँ जो आप जितने भी देख रहे हैं, ये सभी डायमेंशन, इसके अंदर डायमेंशन का ये साइज होता है, ये वाली डायमेंशन का साइज होता है। तो इसको हम किस तरह से कौन सी साइज लेनी है, ये कैसे जानेंगे, तो चलिए ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा स्क्रीन आपको मिल रहा होगा। ठीक है, यहां देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ eMMC का यहां इमेज दिया गया है। ये आईफोन जी कह रहे हैं कि ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो तो जा रहा है, और भी अगर किन्हीं को लग रहा है कि हमारा ऑडियो नहीं आ रहा है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। नहीं सर, आ रहा है, ऑडियो आ रहा है आपका। ओके, ऑडियो सही है आईफोन जी, आपकी तरफ से दिक्कत है। ओके, चलिए चैट अब डिसेबल कर देते हैं, चैट अभी नहीं करना है। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुछ eMMC है। इस eMMC में जो आप देख रहे हैं ये इसका क्या है, VGA है। जैसे कि 186, 221, 162, 153 एंड 169, ये सभी इसका क्या है, VGA है, यानी आईसी की बॉल। और यहाँ पे देखिए सभी eMMC के नीचे इसका डायमेंशन लिखा हुआ है। यहाँ देखिए नीचे 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 हर जगह इसका डायमेंशन लिखा हुआ है। तो पहला है 186 का 12 into 16। तो अगर ये eMMC अगर आप इस बॉक्स से कनेक्ट करना चाहते हैं मॉड से, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 12 in 16। तो यहाँ देखिए 12 in 60 यहाँ इसके अंदर दिया गया। आप कैमरे में देखिए, छोटा कैमरा में, तो ये वाली डायमेंशन हमें यूज करने है। ठीक है, ये वाली तो यहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है क्या, 11.5 into 13। जैसे VGA 221 है, VGA 162 है, VGA 153 है। तो ये सब eMMC जो है रनिंग है, जैसे 221, VGA 254, जैसे ये वाली eMMC। ठीक है, ये देखिए ये जो eMMC आप देख रहे हैं ये सबसे लेटेस्ट है। ज्यादातर आपको फोन में यही देखने को मिलता है, ज्यादातर फोन के अंदर यही देखने को मिलता है अभी के फोन में, 254। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो भी यही होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 11.5 into 13, 11.5 into 13, 11.5 into 13। तो ये जो डायमेंशन अभी हम निकाले हुए हैं, हमारी जो हाथ में आप देख रहे हैं, ये डायमेंशन का साइज वही है 11.5 into 13। तो क्योंकि इसकी इस डायमेंशन में 5-6 तरह की eMMC फिट आ जाते हैं, 221, 153, 162 एंड VGA 254। ये सभी eMMC इसमें आराम से फिट आ जाते हैं। तो ये वाली डायमेंशन हम इसके अंदर लगाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, अब मालूम हो गया होगा कि ये डायमेंशन का क्या काम होता है। तो ये वाली जो डायमेंशन जो रिंग है, इसको हम इसके अंदर लगा देंगे, क्योंकि ये उल्टा नहीं जाएगा, इस तरह से ये नहीं जाएगा। ये जब भी जाएगा ये सीधा जाएगा, क्योंकि इसका एक कोना कट किया हुआ रहता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, शायद हमारा कैमरा भी आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक कोना इसका कट किया रहता है। तो ये कट वाली कोना कट के तरफ ही जाएगा, जैसे सीन का कट रहता है। ये कट एरिया में ये फिट हो गया। इसके अंदर मैग्नेट रहते हैं, ये जो है 2 ये मैग्नेट रहते हैं, ये इसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, तो अभी हमारे पास कौन सी eMMC है, देखिए
VGA221 आप कैमरा में देख पा रहे होंगे, VGA221, VGA 221 है। तो इसमें हमारा डायमेंशन क्या होगा, 11.5 × 13, ये वाली। तो ये डायमेंशन इसमें मैंने लगा दिया है ऑलरेडी, तो इस डायमेंशन रहेगा। अब हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, EMMC को लगाएंगे। तो EMMC देखिए कैसे लगेगा, ध्यान से देख लीजिएगा ताकि बाद में आपको इसकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ देखिए ये हमारा EMMC है। अब याद रखिए कि ये जो VGA221 EMMC है, ये इस सॉकेट में या JTAG के सभी सॉकेट में उल्टा लगता है। उल्टा लगने के मतलब क्या है, तो यहाँ जो ये डायमेंशन रिंग है, इसकी कोने में क्या होता है, एक एरो बना रहता है। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं इसकी कोना, यहाँ पे इसमें एक एरो बना रहता है। हाँ देखिए, अब ये आपको एरो दिख रहा होगा रोशनी में, यहाँ देखिए ये एरो दिख रहा है, ये एरो बना हुआ होता है। इस एरो के तरफ हम सभी आईसी का नोज मार्क को रखते हैं, यानी आईसी के कोने में जो एक बिंदा होता है नोज मार्क, उस नोज मार्क को हम इस कोने में रखते हैं और उसके बाद इस आईसी को इसमें लगाते हैं। यानी आईसी को लगाने के लिए उसका नोज मार्क इधर होनी चाहिए, इस एरो की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया हुआ है। लेकिन ये जो VGA221 है, इसका कहानी उल्टा है। ये जो VGA221 आप देख रहे हैं, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। इसका क्या रूल है कि आईसी का जो नोज मार्क हम इधर देंगे 221 के लिए, ये हम एरो की तरफ ना दे करके सामने वाले में, यानी अपोजिट, यानी कि ये इस कोने में है तो एकदम ये इस कोने में आ जाएगा। यानी कि आईसी की नोज मार्क अगर इस कोने में है, इसको एरो की तरफ नहीं लगाएंगे, इसको घुमा देंगे। घुमा देंगे तो ये कोना आपका नीचे आ जाएगा इधर की तरफ। तो सिर्फ VGA221 जो है, ये आपको JTAG की सॉकेट में उल्टा लगता है, UFI में फिर सीधा लगता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसको इस तरह से यहाँ रख देना है। यहाँ ध्यान से देखिए, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ये इसमें क्या हुआ, फिट आ गया। फिट आने के बाद इस ढक्कन को हम लगा देंगे, ये लॉक हो जाएगा, ये यहाँ से लॉक हो जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि इसमें हमें देखना है कि VGA221 कहाँ लिखा हुआ है, या पीछे में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो आईसी लगाया वो 221 है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है VGA221, देखिए VGA221 यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि इसके नीचे में जो सॉकेट है, वो सॉकेट हमारा इस बेस प्लेट में लगेगा, ठीक है। यानी कि ये जो सॉकेट है, अब देखिए VGA221 आपको अच्छी तरह से दिखा, EMMC VGA221। अब ये 221 के नीचे जो सॉकेट है, वो हमारा इस सॉकेट में लगेगा, यानी इसको पीछे घुमा लीजिए। तो यहाँ देखिए VGA221 लिखा हुआ है, आपको इधर भी दिया हुआ है। ये वाली जो सॉकेट है, ये सॉकेट आपका इसमें कनेक्ट आएगा, VGA221 ये इसमें ये कनेक्ट आएगा। इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे, ये नीचे वाली सॉकेट को इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये लग चुका है। तो ये इसका हुआ कनेक्टिविटी कि मॉर्क की ये कनेक्टिविटी। अब हम इसको क्या करेंगे, बॉक्स में कनेक्ट कर देंगे। ये आपकी बॉक्स है, इस बॉक्स में इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका एक कनेक्टिविटी, कंप्लीटली कनेक्टिविटी मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं मॉर्क की, क्योंकि सिर्फ खरीद लेने से नहीं होगा, इसके यूजेस हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा कनेक्टिविटी बन चुका है। अब हम इसका जो टूल है, सबसे पहली टूल है EasyJetAge टूल। ये जो सबसे पहला वाला आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट है EasyJetAge टूल। इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला इंटरफेस है आपकी EasyJetAge क्लासिक स्विच का। ये आपके EasyJetAge का फर्स्ट टूल है, पहला टूल है, ठीक है। ये फर्स्ट टूल है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, EMMC वाले टैब में जाएंगे, क्योंकि ये EMMC टैब है।
eMMC पे काम करना है, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, eMMC का जो इंटरफेस है ये आपका ओपन हो जाएगा, eMMC का इंटरफेस। ठीक है, ये ओपन होने के बाद यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हैं कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई eMMC, यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। किसकी? कनेक्टिविटी की कॉन्फ़िगरेशन करना है, कनेक्टिविटी की। ठीक है, कनेक्टिविटी की यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। तो अभी हमने क्या कनेक्ट किया है, इसको हम लोग सॉकेट कहते हैं। अभी जो हमने कनेक्ट किया EasyJet Mork वो हमारा सॉकेट है। और यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ISP एंड सॉकेट। तो हम यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, सॉकेट, क्योंकि ISP हमने नहीं इस्तेमाल किया है, तो यहाँ से सॉकेट इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी यही रहेगा, क्लॉक स्पीड। IO वोल्टेज यहाँ पे देखिए 1.8 एंड 2.8, तो यहाँ पे हम क्या सेट करेंगे, 2.8 वोल्ट, क्योंकि eMMC है 90% eMMC, वो 2.8 वोल्ट पे आराम से डिटेक्ट करता है। इसको हम 2.8 वोल्ट पे रखेंगे। ये क्या लिखे हैं, रिमूव कैमरा CS टैब नॉट विजिबल, CZ। सुनील कुमार कह रहे हैं कि टैब नॉट विजिबल, आप मोबाइल से हैं या फिर कंप्यूटर से हैं? सुनील जी, आप मोबाइल से कनेक्ट है या कंप्यूटर से? अगर मोबाइल से हैं तो लैंडस्केप कर लीजिए फुल स्क्रीन में। ठीक है सुनील जी, आप मोबाइल से हैं इसीलिए दिक्कत आ रही है आपको, तो आप ऐसा कीजिए, मोबाइल की जो है लैंडस्केप पोजीशन को चेंज कीजिए। लैंडस्केप में देखिए, पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप में। ठीक है, ओके। तो यहां से क्या है कि आपको अपनी सारी, सुनील कुमार मोबाइल, सुनील कुमार जी, ओके, अब आ रहा है, चेक कीजिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं फिर से शेयर करता हूं। ठीक है, अब चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, अपनी eMMC की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे सेट करते हैं। eMMC को जो चाहिए, क्लॉक स्पीड, ओके, ठीक है, कंटिन्यू में करता हूं। तो यहां से क्या है कि हमारी eMMC का ये है सॉकेट, ये है फ्रीक्वेंसी, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का काम होता है रीड राइट की, राइटिंग की जो स्पीड है उसको ये घटाने और बढ़ाने का काम करता है। अगर आप कम मेगाहर्ट्ज रखिएगा तो आपकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड कम हो जाएगा, ज्यादा मेगाहर्ट्ज रखिएगा तो रीडिंग और राइटिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा ही रखेंगे। IO वोल्टेज मीन्स आपका जो VCC सप्लाई होता है उसे यहाँ IO वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। UFI में आप वहां VCC क्यों देखते हैं, बल्कि JTAG में ये IO वोल्टेज के नाम से होता है। और यहाँ पे आपको VCC क्यू सेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ VCC ही सेट करेंगे तो VCC क्यू वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है, VCC ही हम सिर्फ यहाँ सेट करते हैं, VCC क्यू ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। और यहाँ से बस बीच हमारा यही 8 बिट पे रहेगा। यहाँ से ये जो शो लेस डिबुक डेटा एंड रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशंस है ये टिक रहेंगे। अगर आप इसे अनटिक कर देते हैं तो आपका जो डिबुक यानी कि डेटा है और सॉफ्टवेयर की जो पार्टीशंस है ये सभी हाइड हो जाएंगे, यानी कि नहीं दिखेंगे। तो फिलहाल अभी सब कुछ देखना जरूरी है, क्योंकि हमें हर एक लॉग को रीड करना है कि क्या हमारे लॉग रिपोर्ट आते हैं, इसको हमें टिक ही रखना है। सेशन में यहाँ बता रहा है कि आपकी बॉक्स की वर्जन और Z3X कार्ड जो है JTAG प्लस इसमें एक्टिवेट है।
LG इसमें एक्टिवेट नहीं है और सैमसंग एक्टिवेट नहीं है, और जेटेज एक्टिवेट है, जेटेज एंड जेटेज प्लस एक्टिवेट है। तो LG और सैमसंग की जो वर्क है एंड्रॉयड की सारे के सारे वो आपके जेटेज और जेटेज प्लस से हो जाता है। तो हमें इसमें स्पेशल और भी एक्टिवेशन लेने की आवश्यकता नहीं होता है। जेटेज बॉक्स में ये सिर्फ 2 ही एक्टिवेट रहते हैं, एक्स्ट्रा आप चाहें LG के लिए तो करवा सकते हैं, बल्कि जरूरत नहीं है। जेटेज प्लस और जेटेज एक्टिवेशन से आपका काम चल जाता है। ये हमारी कॉम पोर्ट बता रहा है कि हमारी बॉक्स के कौन सा पोर्ट बना है, हमने जो बॉक्स कनेक्ट करा है। तो जो भी इसके पोर्ट बनते हैं हमारी बॉक्स की, ये पोर्ट आपको बता रहा है। तो यहाँ हमारा देखिए कॉम पोर्ट 3 बना है, तो यहाँ भी हमारी लॉग में जो है ये कॉम पोर्ट 3 बता रहा है। ये हमारे बॉक्स के सामने की फ्रंट है, जिसमें कि हम जेटेज जो ये इजी जेटेज में जो मैंने मॉर्ग को कनेक्ट करा है आईसी फ्रंट की, वो उसकी सामने की ये सॉकेट का इमेज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे यहां से डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से आप देखिए कि आपका डिटेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम शुरू से चलते हैं। यहां से सबसे कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है आपको। कॉन्फ़िगरेशन ये जो मैंने अभी सेट किया है यही कॉन्फ़िगरेशन रखना है, और अगर आप ISP रखते हैं तो यहाँ से ISP रखना है। ठीक है, ये रखने के बाद यहाँ से डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद आपका ये कनेक्टिविटी बनेगा। जब आप डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये सारे पिन्स कनेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी एक पिन डिस्कनेक्ट रहता है तो आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगा, और अगर इंफॉर्मेशन निकल भी गया तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन आएगा। इस चीज का खास ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये जो आपकी कनेक्टिविटी है ये कंप्लीट आपका eMMC और बॉक्स का कनेक्टिविटी है, यानी कि आपकी IC और आपके बॉक्स, इसकी ये कनेक्टिविटी है। अगर इसमें से कोई भी पिन्स अगर ब्लैंक रहते हैं, खाली रहते हैं, तो आपका कनेक्टिविटी नहीं शो करेगा और आपकी यहाँ इंफॉर्मेशन नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से चेक कर लेना है। नीचे यहाँ देख सकते हैं कि आपकी ये बॉक्स का वर्जन है, और यहाँ पे क्या है, IO वोल्टेज 2800 MB, यानी ये जो है मिली वोल्ट बताता है, मिली वोल्ट 2800, ये मिली वोल्ट है। अगर इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे ये तो 2.8 वोल्ट हो जाएगा। और ये क्लॉक स्पीड जो है ये आपका कितना है, 42 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, ये मेगाहर्ट्ज है। तो अगर इसको किलो हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो ये 42,000 यानी कि 42,000 हो जाता है। तो इसको मेगा हर्ट्ज में ये 4.2 होगा। बीट हमारा 8 है। तो ये कनेक्टिविटी जब आपकी प्रॉपर सेट हो जाते हैं आपकी बॉक्स और एडाप्टर की, एडाप्टर बॉक्स और IC की, तभी नीचे का इंफॉर्मेशन हमारा निकलता है। और अगर ये कोई भी पिन कनेक्ट ना हो यहाँ, तो ये क्या होगा, रेड आ जाएगा। कोई भी पिन अगर कनेक्ट ना हो तो ये रेड आ जाएगा। जैसे देखिए हम IC को एक बार डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं और फिर से डिटेक्ट करते हैं। तो देखिए कैसा आया आपका इंफॉर्मेशन, देख रहे हैं, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगा। मींस आपकी IC जो है ये, ठीक है, यहाँ देखिए मैंने बॉक्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद इसे हम चेक करेंगे तो ये आपका क्या होगा कि एरर आ जाएगा, ये अनकनेक्टेड मींस कनेक्ट नहीं है। तो इसमें से कोई भी एक पिन अनकनेक्टेड हो सकता है, 2 पिन अनकनेक्टेड हो सकता है। क्यों कि अगर आपकी IC अच्छे से क्लीन नहीं है, उस पे कार्बन है, तो कोई भी पिन अगर अनकनेक्टेड हो जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहां से फिर से दोबारा डिटेक्ट करते हैं। तो लास्ट डिटेक्शन कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं इसकी लॉग रिपोर्ट। तो सबसे पहले आते हैं कनेक्टिविटी के बाद eMMC डिवाइस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है CID एंड CSD। ठीक है, चलिए CID CSD क्या होता है, आपको आपकी पिछली क्लासेस में बताए होंगे सुनील सर ने, कि UFI शायद आपकी क्लास चली थी, तो वहां बताए होंगे कि CID और CSD का काम क्या होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है जो आपने UFI में पढ़ा था, कि ये आपके eMMC का एक ID होता है, पहचान होता है। तो यहाँ पे बता दूं कि CID का मतलब होता है कार्ड आइडेंटिफिकेशन, मीन्स आपकी कार्ड का ये ID होता है, और CSD का मतलब होता है कार्ड स्पेसिफिक डेटा। CSD को कहते हैं कार्ड स्पेसिफिक डेटा, मीन्स ये दोनों डेटा जब तक आपके eMMC के अंदर नहीं होगा तब तक आपके eMMC किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपके गाड़ी का लाइसेंस, आपके गाड़ी का
नंबर प्लेट, तो उसी नंबर प्लेट से आपकी गाड़ी की पहचान होती है। उसी तरह से इसी CID CSD से आपके EMMC का पहचान होता है। जब हम अपनी किसी भी EMMC को किसी भी मोबाइल में शिफ्ट करते हैं तो आपका CPU जब ऑन होता है तो वो सबसे पहले उस EMMC के CID और CSD को वेरिफिकेशन करता है, और अगर उसे CID और CSD नंबर ना मिले तो वो आपके हैंडसेट को बूट नहीं करेगा, हैंडसेट को वो बंद कर देगा। तो CID CSD नंबर फर्स्ट है आपके EMMC का, और ये हर चीज में होता है एवरीवन। कार्ड स्पेसिफिक, देखिए CSD का मतलब होता है कार्ड स्पेसिफिक डेटा, कार्ड स्पेसिफिक डेटा CSD, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपके हर एक, ये पेन ड्राइव में होता है, मेमोरी कार्ड में होता है, हार्ड ड्राइव में होता है, ये हर उस तमाम स्टोरेज डिवाइस में होते हैं। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपका सिर्फ EMMC में ही होता है, ये तमाम उस सारे स्टोरेज डिवाइस में होते हैं। क्योंकि अगर किसी भी स्टोरेज डिवाइस में ये आईडी नहीं होगा तो आप एक चीज को जरा ध्यान से समझिए कि जब तक आप किसी भी आदमी का आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं, क्या तब तक आप उससे लेन देन करते हैं? चाहे वो आपकी दुकान की कस्टमर हो या फिर कोई भी हो, कोई भी आता है तो आप सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आप क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप समझ जाते हैं कि इसका ये नाम है, ये एड्रेस है, तभी आप उसका फोन रिसीव करते हैं या फिर आप उससे आगे की काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो CPU है वो तभी कोई भी डेटा उससे लेन देन करेगा जब तक उसे ये वेरिफिकेट नहीं हो पाएगा कि हम जो भी डेटा भेज रहे हैं वो डेटा किस आईडी पे जा रहा है। पॉइंट को नोटिस कीजिएगा एवरीवन, मैं जो कह रहा हूं कि कोई भी CPU या कोई भी मोबाइल कहीं भी अगर वो डेटा को सेव करता है तो वो इस चीज को नोटिस करता है कि हम किस आइडेंटिफिकेशन पे हम उस डेटा को सेव कर रहे हैं, और जब वो उसे उसका आईडी मिल जाता है तभी वो उसमें डेटा को सेव करता है। जब हमारी EMMC कार्ड खराब हो जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि EMMC करप्ट कर गया भाई, खराब हो गया, ये हो गया, वो हो सकता है उसके अंदर का CID CSD डिलीट हो गया है या इरेज हो गया है या करप्ट होने की वजह से खराब हो चुका है, इसीलिए वो आपके फोन में अब रीड नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना CID CSD का वो रीड नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए CID एंड CSD नंबर, ये फर्स्ट है आपके EMMC और किसी भी स्टोरेज डिवाइस के लिए। उसके बाद है EMMC मैन्युफैक्चर। ये EMMC जब बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका यहाँ पे ये कोड दिया गया है, एक आईडी दिया गया है कि ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, और किस डेट में हुआ है, तो ये उस डेट भी यहाँ दिया गया है, 8/2017 में ये EMMC आपका मैन्युफैक्चर हुआ है। और इस EMMC का क्या सीरियल नंबर है वो भी इस पे दिया गया है कि आपके EMMC का ये क्या सीरियल नंबर है और क्या उसकी कोडिंग है। और इस EMMC का क्या नेम है, हेक्स डेटा। हेक्स डेटा का मतलब होता है कि जो बाइनरी लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर की, उसमें भी ये इस EMMC का नेम दिया गया है, लेकिन हमें जो इसकी रियल नंबर है ये होता है RS64MB, ये इसका EMMC का जो रियल नेम होता है ये होता है। उसके बाद यहाँ बता रहा है कि ये किस कंपनी की है, तो ये सैमसंग की है, ठीक है, ये सैमसंग की है। और इसका कंप्लीट नंबर क्या है, इसका कंप्लीट नंबर क्या है, यानी EMMC की बॉडी पे जो नाम लिखे हुए रहते हैं, EMMC की बॉडी पे आप देखते होंगे हाइनेक्स, किंगस्टन, सारा का सारा नाम दिया हुआ रहता है, तो जो नेम उसकी बॉडी पे है वही नेम यहाँ पे ये लिखा हुआ है, KM RS614M-B614, यहाँ कंप्लीट नेम यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये 64 GB की है, BGA 221 इसका बॉल्स है, ठीक है। और यहाँ देखिए फायरवेयर इज अपडेटेबल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सर RPMB कैसे क्लीन होता है, तो ये फायरवेयर जो अपडेटेबल यहाँ ऑप्शन दे रहा है, अगर आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो इस EMMC का एक बार और आपसे यस पूछेगा, अगर आप कर दीजिएगा तो इसकी RPMB क्लीन हो जाएंगे और EMMC कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये RPMB कैसे क्लीन होता है आगे भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल लॉग रिपोर्ट देखते हैं, ये जो सारे रिपोर्ट निकलते हैं इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि ये जब तक आप इसकी मतलब को ना समझ जाए तो आप कैसे पता चलेगा कि ये जो निकला है ये क्या है, क्या कह रहा है, क्या हमें इससे समझनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कि यहाँ ये
आपको आईसी का नंबर मिल गया, ये 64 GB की है। अगला है eMMC का, ठीक है, रोम 1, रोम 2, रोम 3 एंड RPMB यहाँ तक, ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं सिलेक्टेड। तो सबसे पहला क्या है, eMMC रोम 1। ये देखिए, ये जो eMMC रोम 1 होता है ये क्या होता है, तो यहाँ से जो यहाँ आप देख रहे हैं 4 चीज, ये क्या है, आपके eMMC का पार्टीशन है, पार्टीशन है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पार्टीशन होता है, 2 3 4 CDEF कुछ भी रहता है उसके अंदर। तो कंप्यूटर के पार्टीशंस को हम क्या कर सकते हैं, 2 से 3 कर सकते हैं, 3 से 4 कर सकते हैं, 4 से 2, 4 से 3 कर सकते हैं। लेकिन जो eMMC का पार्टीशन रहता है उसको हम लोग 4 से 2 नहीं कर सकते हैं, ये उतना ही रहेगा, ये सब फिक्स पार्टीशन है। इस पार्टीशन को आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, या इसे आप 3 से 2 नहीं कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर पार्टीशन की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जो सबसे पहला पार्टीशन है eMMC रोम 1, इसका मतलब होता है कि आपके eMMC का होल स्टोरेज यानी कि कंप्लीट स्टोरेज। तो ये क्या होता है, ये 64 GB का तो है लेकिन इसके अंदर स्टोरेज कितना है, 59640 यानी कि, ठीक है, 59640 MB इसके अंदर टोटल स्टोरेज है, यानी कि फुल यूजर डेटा, यानी कि कंप्लीट यूजर डेटा और eMMC की फुल स्टोरेज जो कि आपका रोम 1 होता है, ठीक है, कंप्लीट रोम 1 होता है आपके eMMC का फुल स्टोरेज। और उसके बाद रोम 2 एंड रोम 3 का क्या काम होता है, यानी 4 पार्टीशन है तो चारों का काम तो पता चलनी चाहिए। तो जब हम लोग इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह डालते हैं, फ्लैश डालते हैं या फिर कैमरा, फोटो, म्यूजिक की वीडियो इसके अंदर जाता है तो वो रहता कहाँ है, तो वो सारा का सारा रोम 1 के अंदर रहता है। सारे के सारे सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, जो भी आप फोटो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो सारा का सारा आपका रोम 1 के अंदर ही सेव होता है। रोम 2, रोम 3 का क्या काम होता है, तो रोम 2 और रोम 3 का बूट पार्टीशन। बूट पार्टीशन का मतलब कि जब आप अपने हैंडसेट को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो चालू जब आपका हैंडसेट होता है तो चालू होने से पहले वो क्या करता है, CID CSD को वेरिफिकेट करता है, उसके बाद फिर वो आपके eMMC के अंदर वो बूट पार्टीशन को सर्च करता है, यानी बूट फाइल को सर्च करता है, जो आपकी मोबाइल को फर्स्ट बूट करवाता है, यानी पहली बूट, फर्स्ट बूटिंग। तो फर्स्ट बूटिंग करवाने के लिए इसमें जो पार्टीशन यूज होता है वो है बूट पार्टीशन 1 और बूट पार्टीशन 2, यानी रोम 2 एंड रोम 3, ठीक है। ये 2 पार्टीशन का काम होता है आपके हैंडसेट को बूट करवाना। तीसरा जो चौथा पार्टीशन है वो है RPMB। अब इसका क्या काम होता है, ठीक है, RPMB पार्टीशन। तो eMMC RPMB पार्टीशन का काम होता है, इसे कहता है रिप्ले प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक, रिप्ले, ठीक है, रिप्ले प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक, यानी कि इस पार्टीशन का स्पेशल फॉर काम होता है यूजर की डेटा को प्रोटेक्ट करने का। जैसे कि आप कोई भी वीडियो, फोटो, व्हाट्सएप कुछ भी चलाते हैं, उसके अंदर जो भी फोटो वीडियो आपके पास आते हैं, सेव होते हैं, तो आपके फोन के अंदर जितना भी आपका डेटा सेव होता है उस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक जो पार्टीशन बनाया जाता है उसका नाम है RPMB पार्टीशन। तो जब हम लोग बूट डंप वगैरह लेते हैं, सेट को रिपेयर करते हैं, तो RPMB का हम लोग उतना बैकअप नहीं भी लेके चलते हैं, क्योंकि इससे हमारी हैंडसेट की बूटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ओनली फॉर डेटा की सिक्योरिटी के लिए पार्टीशन बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि RPMB का काम समझ गए कि ये आपकी डेटा को सुरक्षित करने के लिए जो स्पेशल पार्टीशन बनाया जाता है उसी का नाम RPMB है, रिप्ले प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक, RPMB। अगली जो पार्टीशन है वो अब अगली पार्टीशंस नहीं है, ये 4 पार्टीशन ही टोटल इसके अंदर है, चारों का मैंने काम आपको बताया। आगे है RPMB एट नोड प्रोग्राम। मींस RPMB का मतलब है कि जब इसके अंदर जो RPMB प्रोटेक्शन है वो अभी क्या है, नोड प्रोग्राम है, यानी वो क्लियर है, क्लियर है, यानी कि इसकी जो डेटा की जो प्रोग्रामिंग होती है, जब हम लोग RPMB का पार्टीशंस का यूज होता है, फोटो वीडियो स्टोरेज को हम लोग सेव करते हैं, तो RPMB क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई वीडियो आज शूट किए, फिर कल कोई वीडियो शूट किए, फिर कल कोई तीसरा डेटा आपके पास आया, तो आपकी पार्टीशंस उतने बार रिप्रोग्राम होते हैं RPMB की, यानी उतनी बार आपकी डेटा को वो प्रोटेक्ट में लेता है। तो ये काउंट होते जाते हैं 1 2 3 4 करके, ये 20,000 भी हो सकता है। तो ये जब हमारा RPMB यहाँ पे ये अगर
प्रोग्राम्ड रहता है मिनी टाइम्स, यानी कि वो 150, 200, 250 कुछ भी हो सकते हैं, फोन की यूजेस पे वो डिपेंड करते हैं। बहुत ज्यादा अगर फोन यूजेस हुआ है तो वो आपको 10,000, 55,000 उसके काउंटर्स रहते हैं। तो अगर वो काउंटर्स अगर आपकी एमएमसी में वो है तो उस एमएमसी को आप उसी फोन में लगा सकते हैं जिस फोन की वो है। अगर किसी दूसरे में लगाएंगे तो वो नहीं काम करेगा। तो इस चीज में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि ये एमएमसी कौन किस पे कैसे मैच करता है। फिलहाल टॉपिक को समझ लेना है। नेक्स्ट है ईएमएमसी परमानेंटली राइट प्रोटेक्शन। मींस आपकी एमएमसी में भी दो तरह के लॉक होते हैं, एक परमानेंटली एक टेम्पोररी। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा यूएफआई में। जेटेक में ये क्या लिख रहा है, ईएमएमसी टेम्पोररी या परमानेंटली राइट प्रोटेक्शन, और रिजल्ट में क्या है, नो, यानी कि कोई लॉक अभी नहीं है। तो ये भी लॉक आपकी हो सकते हैं। तो ये कैसे लॉक रहता है, जब हम लोग अपनी एमएमसी के अंदर कोई रॉन्ग फर्मवेयर डाल देते हैं, जो कि फर्मवेयर आपकी सीपीयू को पता चल जाता है कि ये हमारा फर्मवेयर नहीं है, हम उस पर मतलब फोर्सली राइट करते हैं, तब आपकी एमएमसी क्या होता है, परमानेंटली राइट प्रोटेक्शन इनेबल हो जाता है। जिस कंडीशन में अब ना तो आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। तो ये ठीक तभी होगा जब आप उसको यूएफआई या जेटेक के अंदर रीड करेंगे और इस चीज को आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम टैब में आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ आपको समझ लेना है कि ये कब इनेबल होता है। नेक्स्ट है ईएमएमसी पासवर्ड लॉक। आप अपनी एमएमसी को चाहे तो पासवर्ड से भी लॉक कर सकते हैं। जैसे बायोस में हम हार्ड डिस्क को किस तरह से लॉक कर सकते हैं, उसी तरह से आप अपनी एमएमसी को पासवर्ड से भी लॉक कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। और अगर ये किया हुआ रहता तो यहाँ पे रिजल्ट में यस आ जाता है कि ये पासवर्ड में क्या है, लॉक्ड है। तो यहाँ अभी नो है, मींस नो पासवर्ड लॉक है। नेक्स्ट है हमारा EXT CXT वर्जन, eMMC 5.1। मींस ये हमारे eMMC का एक सीरीज होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी फोन इस्तेमाल करते हैं तो पहले एंड्रॉइड वर्जन कैसे 4.0, उसके बाद 4.2, फिर 5.0, 5. इस हिसाब से वो बढ़ता चला गया 6.0, 7.0, 8.0। तो हमारी एंड्रॉइड जिस तरह से बढ़ते गए उस तरह से यहाँ से eMMC का भी वर्जन बढ़ता गया। पहले 4.0 eMMC था, फिर 4.5 आया, ठीक है, फिर 5.0, फिर 5.1। तो ये eMMC की कैटेगरी है। तो अभी जो eMMC है ये हमारा 5.1 वर्जन है, ठीक है। इसके बाद है बूट कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली हिस्सा। बूट कॉन्फ़िगरेशन मींस पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 0x38, इसका क्या मतलब होता है? पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जब आपके फोन के अंदर सारे सॉफ्टवेयर डले रहते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डले रहते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है हर एक चिपसेट का अलग अलग। अभी जो चिपसेट मैंने कनेक्ट किया है वो क्वालकॉम की चिपसेट है। क्वालकॉम की चिपसेट के हैं, तो जो ये eMMC है वो क्वालकॉम सीपीयू के साथ मिलकर के काम कर रहा था। अभी जो eMMC मैंने डिटेक्ट किया है ये eMMC क्वालकॉम के साथ मिलके काम कर रहा था। तो क्वालकॉम की पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 0x38, जो अभी आप सामने देख रहे हैं। मीडियाटेक का होता है 0x48, स्पेक्ट्रम का होता है 0x08, ठीक है सिलिकॉन का होता है 0x08, एक्सिनोस चिपसेट जो सैमसंग के अंदर होते हैं उसका होता है 0x48। तो ये सभी कॉन्फ़िगरेशन हर एक चिपसेट का अलग अलग होता है। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देख करके भी पकड़ सकते हैं कि अभी जो मौजूदा eMMC है वो किस सीपीयू के साथ मिलकर के काम कर रहा था। मॉडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चिपसेट की बात कर रहा हूँ। सीपीयू में जैसे क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, इंटेल, सिलिकॉन, तो किसके साथ हमारी ये सीपीयू अटैचमेंट में थी? तो ये अटैचमेंट अभी इसका क्वालकॉम के साथ था। और अगर ये 0-0 रहे, सपोज दैट अगर ये 0-0 हो जाए तो आपका हैंडसेट बूट नहीं करेगा, हैंडसेट आपका ऑन नहीं होगा। आपके हैंडसेट के अंदर भले फुल फॉर्मवेयर हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर एक कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो जाए तो हैंडसेट बूट नहीं करेगा। तो बोलेंगे कि ये कैसे मिसिंग होता है? तो ये मिसिंग होता है जब हम लोग कभी कभी हैंडसेट को आईएसपी से कनेक्ट करते हैं और लूज कनेक्शन रहने की वजह से या लंबे वायर रहने की वजह से हमारा हैंडसेट जब डिटेक्ट नहीं होता है या बीच में एरर आ जाता है, तो उस वक्त पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग होने के चांसेस रहते हैं ज्यादातर। तो दोबारा हम लोग फिर से उसे आइडेंटिफाई करते हैं और चेक करते हैं कि अगर ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिस हो गया है तो इसे फिर से ठीक कर देते हैं। तो कैसे ठीक होता है वो हम टैब में बताएंगे। फिलहाल समझ लेना है कि इसका काम क्या होता है। तो आप समझ लिए कि अगर ये ना हो तो आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा।
नीचे भी सेम चीज है 0x38 हार्डवेयर रीसेट फंक्शन। इसका मतलब है कि आपकी जो ये ईएमएमसी है, ये ईएमएमसी क्वालकॉम के साथ मिलकर काम कर रहा था। तो इस ईएमएमसी को मोबाइल में जब ये लगा हुआ था तो इसे कई बार रीसेट किया गया कमांड की मदद से, जैसे रिकवरी में जाकर के वॉल्यूम की मदद से। तो ये भी यहाँ काउंट हो जाता है। आप उस मोबाइल को अगर 5 बार हार्ड रीसेट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0x05 काउंट हो जाता है ये, क्योंकि आपकी जो ईएमएमसी के अंदर जो बायोस होता है वो इस सभी चीज को काउंट करता है। ठीक है, आपकी ईएमएमसी के अंदर जो बायोस होते हैं ये इसे काउंट कर लेता है। तो अभी आपकी ईएमएमसी क्या है, एक बार हार्ड रीसेट हो चुका है, यानी आपका फोन एक बार हार्ड रीसेट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद कि ये आपका एक बार हार्ड रीसेट हो चुका है फोन के अंदर रिकवरी मोड में जाकर के। अगला है हाई कैपेसिटी विथ पार्टीशंस ग्रुप साइज, यानी आपकी एमएमसी का जो कंप्लीट साइज है वो एक बाइनरी कोड में लिखा गया है। कितना है, 59640, उसी का ये बाइनरी कोड है। अगला है पार्टीशन सपोर्ट। ठीक है, पार्टीशन सपोर्ट। पार्टीशन सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर हमारी एमएमसी में कोई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, बैड हेल्थ आ जाते हैं, या एमएमसी का पार्टीशन डैमेज हो जाता है, तो हम इसकी पार्टीशंस को दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पार्टीशंस को हम दोबारा कर सकते हैं। तो जैसे फ्यूचर्स में कभी इसमें डिवाइस में कभी फ्यूचर्स में प्रॉब्लम आ गए तो आप इसे कर सकते हैं। तो यहां से जो ये आप 4 लाइन देख रहे हैं, आपकी जो 4 कॉलम है, ये है आपके एमएमसी का सेकेंड पार्टीशन का, कि आप इसकी पार्टीशंस को कर सकते हैं। तो इसकी पार्टीशंस परसेंट में क्या हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को समझने का तरीका है कि ये 0x00 है। इसका मतलब है कि इस एमएमसी में पार्टीशन अभी नहीं हुआ है, और अगर हुआ रहता है इस पे पार्टीशन, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 0x01 हार्ड रीसेट में, वही चीज यहाँ भी हो जाता 0x01, यानी कि इसकी पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी इसका पार्टीशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये 0x00 है। आगे है बैकअप सेव। जो EXT/CXT फाइल का बैकअप आपके सी प्रोग्राम में ये ऑटोमेटिक सेव कर देता है, जैसे UEFI करता है, ताकि अगर कभी आपकी बूट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये मिस कर जाए तो आप ये EXT/CXT को राइट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ठीक कर सकते हैं। ये जो EXT/CXT बैकअप सेव होता है आपके प्रोग्राम CJTAG में, ये सेव इसलिए होता है ताकि आपकी एमएमसी का जो पार्टीशन का साइज है, ये पार्टीशन का साइज टोटल, और आपका ये बूट कॉन्फ़िगरेशन, ये सभी चीज का नंबर इसमें सेव हो जाता है, ताकि अगर ये मिसिंग हो जाए तो इस फाइल को आप राइट करके इसे ठीक कर सकते हैं। ये भी कैसे राइट होता है, टैब में हम दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट है यहाँ से कि द प्रोटेक्टिव MBR पार्टीशंस इज ओवरसाइज्ड ऑटो रिपेयरिंग। इसके कहने का अर्थ ये है कि आपकी EMMC जब इस EasyJetAg बॉक्स के अंदर डिटेक्ट होता है, तो डिटेक्ट करने के बाद ये आपकी सभी फाइल्स को एक ऑटो रिपेयर करता है, ताकि उसका एक लॉग रिपोर्ट तैयार हो सके। लॉग रिपोर्ट, ये जो देख रहे हैं आप, लॉग रिपोर्ट है। तो इस लॉग रिपोर्ट को बनाने के लिए ये आपकी पार्टीशंस को ऑटो रिपेयर करता है, ताकि ये लॉग रिपोर्ट बने। ठीक है, और इसका क्या है, रियल हार्ड डिस्क का साइज है आपका 58.2 GB, और सॉफ्टवेयर भी इसी के अंदर ही है, 58.2 GB के अंदर ही है। और डिस्क आइडेंटिफायर गाइड टेबल, यानी आपकी डिस्क जो अभी आइडेंटिफाई हुआ है उसका एक टेबल सीट जो बना है उसका ये नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लॉजिकल सेक्टर साइज 0x200 बाइट्स, यानी कि आपके डिस्क के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं वो 0x2 बाइट्स के अंदर में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली लॉग रिपोर्ट। इसके बाद यहां से आप देख लेते हैं डिटेक्शन, यानी कि इसके अंदर 54 पार्टीशंस डिटेक्ट किए गए हैं। यानी इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर मौजूद है, चाहे अंदर ओप्पो, वीवो, रियलमी, किसी का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर कितना पार्टीशन है। जैसे उसके अंदर फाइल्स होते हैं ना, मॉडर्न फाइल, FSC, SPL, सारे जो छोटे छोटे फाइल्स रहते हैं, उस टोटल फाइल का यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टीशन बन जाता है। और अगर ये पार्टीशन, इससे ये भी पता चलता है कि हैंडसेट के अंदर फर्मवेयर नहीं है। तो लास्ट में है हमारा यूजर डेटा, जो कि 53.1 GB का है, क्योंकि यूजर डेटा का साइज सबसे ज्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, भले इसके अंदर फोटो वीडियो नहीं हो, लेकिन फिर भी ये क्या करता है कि यूजर को 50.3
जीबी जो है ये देता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके जो फ्लैश फाइल होते हैं उसका ये तमाम फाइल का पार्टीशन है। और सबसे यहाँ जो आप देख रहे हैं लास्ट में कि सिस्टम का साइज 4.0, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है आपके जो इसके अंदर आप ऑपरेटिंग डालते हैं, जो फर्मवेयर डालते हैं, चाहे ओप्पो, वीवो, रियलमी किसी का, तो उस फर्मवेयर का क्या साइज है, उस फर्मवेयर के सिस्टम का क्या साइज है, तो 4.0 जीबी यानी 4 जीबी के करीब इसका कंप्लीट साइज है। और यहां से हमें इसका इंफॉर्मेशन पता चलता है कि ये इसके अंदर क्या वर्जन है सॉफ्टवेयर की, पैच की। तो ये Vivo 1716 है। देखिए ये मॉडल नंबर भी आपको नीचे दिख गया कि ये Vivo का 1716 है। तो ये शायद Vivo V7 Plus का ये 1716 है। Vivo V7 Plus के अंदर ये MMC लगा हुआ था, तो यहां से पता चल गया। और ये क्या था, MSM 8953 यानी जो CPU है इसका 8953 64 बिट की CPU है 8953, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या है कि यूजर डेटा का साइज कितना है, 53.159 जीबी यानी कि 53 जीबी के करीब में इसका यूजर एरिया का साइज है। तो ये कंप्लीटली यहाँ से यहाँ मैंने आपको लॉग रिपोर्ट बताया कि इसके अंदर जो ये सारे इंफॉर्मेशन निकलते हैं, इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या समझ में आना चाहिए और ये इंफॉर्मेशन हमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट का परमिशन दिया हूं कि अब आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। आप लोगों की अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर, एक आपने हेलो। जी जी, एनबी सॉल्यूशन बोल रहे हैं। एक मिनट जरा रुक जाइए, हैंड राइज कर लीजिए, जिनका सवाल है कृपया हैंड राइज कीजिए, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर। इस तरह से सभी लोग जो है एक साथ बोलने लगेंगे, तो अपना अपना जिनका सवाल है हैंड राइज कीजिए। चलिए ठीक है, एनबी सॉल्यूशन जी बताइए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा था ब्रो, पहले बोल रहा हूँ, और जो VGA है ना, VGA नंबर जैसे 186, 221, 154, पहचानेंगे कैसे? ओके सॉल्यूशन जी, चलिए ठीक है, अच्छा सवाल है। हमारा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर, देख रहे हैं। ये पहचानते हैं हम ईएमएमसी के बॉल्स के डिजाइन को देख करके, ठीक है। ईएमएमसी जैसे आपके पास आता है ओप्पो, वीवो, रियलमी, तो आप कैसे पहचानते हैं? आपके अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा क्योंकि इतने सारे मॉडल आ गए, लेकिन इससे थोड़ा पीछे जाइए तो मोबाइल देख करके आप बोल देते थे ना कि ये तो 75 मॉडल। 62 है, ये नोकिया का जो है ये आपको 5233 है, ये हाँ है। सर। तो उसी तरह से जब आप आए हैं डिजिटल दुनिया में, स्मार्टफोन की एडवांस की दुनिया में, तो यहाँ भी अपने माइंड को पहचान के लेवल पे लाना पड़ेगा। तो सामने आप जो भी डिजाइन देख रहे हैं ईएमएमसी का, यहाँ पे आप ईएमएमसी को अगर मदरबोर्ड से बाहर करेंगे, निकालेंगे प्रोग्रामिंग के लिए, रिपेयर के लिए, तो इसी तरह से उसके अंदर आपको डिजाइन दिखेगा। तो आप एक बार में उस डिजाइन को नहीं समझ पाएंगे, जब उसका एक डिजाइन का आप नंबर आपको पता चल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये VGA 221 है। जैसे आप ये डिजाइन देखिए, ये 162 है, 153 है, 169 है। तो फर्स्ट टाइम दिक्कत है, सेकेंड टाइम आपको मैंने बता दिया, आप कंफर्म हो गए जो है ये VGA कहलाता है। और ये VGA नाम पड़ता है ईएमएम के अंदर। ये जो आप छोटे छोटे बॉल देख रहे हैं, बीच की साइड की बात नहीं कर रहा हूं, ये बीच की जो बॉल देख रहे हैं, इस सभी बॉल को अगर आप काउंट करेंगे तो जितना इस पे नंबर लिखा हुआ उतना ही बॉल होगा उसके अंदर। जैसे ये 221 है, इसके अंदर 221 बॉल होगा, 162 में ये 162 होंगे, इसमें 130 के डिजाइन से इसका नाम पड़ता है। हाँ सर, समझ गए। चलिए, चलिए और बताइए, ये
क्या नाम है? भवेश राज जी। बसवराज सर। अच्छा, बसवराज जी। सर अभी जो मेरे पास ऑलरेडी यूएफआई है उसका काम कर रहा हूँ मैं। अभी हाँ, ये मॉर्क का जो अडाप्टर है तो उसमें यूएफआई के अडाप्टर सपोर्ट हो जाएंगे? यूएफआई बॉक्स में मॉड के एडेप्टर सपोर्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, मतलब मैं इजी अटैक में यूएफआई के अडाप्टर सपोर्ट हो जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बसवराज जी सपोर्ट हो जाएंगे। मतलब अभी ईएमएमसी के लिए तो उसमें काम चल जाएगा, तो यूएफएस के लिए उतना ही अलग से खरीद करना है हमको? मैं बताता हूं, अगर आपके पास ऑलरेडी यूएफआई की बॉक्स है और आपने हाँ सर। खरीद लिया, तो आप ओके। सोचते हैं कि मैं आईसी फ्रेंड लेना मुझे क्या जरूरत है, तो हाँ आप हाँ। आईसी फ्रेंड लेने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो यूएफआई की जो दोनों एडेप्टर है वो इजी जेट में लग जाते हैं, बट लगाने का तरीका क्या है वो मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। ओके सर। एक मिनट। देखिए यहाँ ऊपर में दो कन्वर्टर आपको दिख रहा है, बॉक्स के ऊपर में हमारा माउस का कर्सर आपको दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ये देखिए, एक ये है एक ये है, इसका नाम होता है यू कन्वर्टर। ओके। इसके ऊपर में देखिएगा तो आपको लिखा रहेगा यू कन्वर्टर या यू एडेप्टर। ठीक है, ओके। तो ओके। इस एडेप्टर में सबसे पहले हम लगाएंगे यूएफआई की एडेप्टर को। ठीक है, हम्म। और उसका जो एक हिस्सा बचेगा उसको लगा देंगे जेटएच की बॉक्स में। आपका जो एडेप्टर है वो डिटेक्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। चलिए हैंड को नीचे कर लीजिए। और बताइए संदीप जी। संदीप जी हेलो सर। जी। सर मैं जो कह रहा था कि यूएफआई तो मेरे पास है, इजीजेट का बॉक्स लेना चाहता हूँ, पर मार्केट में बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, तो कितने दिन बाद अगर मिलेंगे, या आपसे ही परचेस अगर आपके पास हो गए तो परचेस कैसे ओके करें? संदीप जी, मैं समझ गया। संदीप, बॉक्स अभी मार्केट में है अवेलेबल, लेकिन क्वांटिटी कम होने की वजह से आपको रेट महंगा है। ठीक है, हम्म। अगर हम्म। आपको चाहिए तो अभी भी मिल जाएगा, लेकिन रेट आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। सपोज दैट मैं बताऊं कि अगर मान लिया जाए 18 या 19 हजार की बॉक्स है, तो अभी 4 हजार 5 हजार ज्यादा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है सर, मैं वो पे करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे बॉक्स चाहिए, क्योंकि ये इस हाँ। box की वजह से मेरा बहुत कम रुक गया है, क्योंकि आरपीएम भी क्लीन नहीं हो रहा है, ईएमसी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। आरपीएम भी क्लीन नहीं हो रहा है, यूएमसी नहीं चेंज कर पा रहे हैं, यूएफएस का काम नहीं कर पा रहे हैं। यूएफएस में अनलॉकिंग में अच्छा खासा पैसा है। हाँ, ये तो समझते हैं। तो ठीक है, अगर आपको चाहिए बॉक्स तो आपके पास एजाज सर का नंबर है? नहीं सर, नहीं है, अगर देते तो। ओके, मैं चैट में डाल देता हूँ, सेव कर लीजिए। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं डालता हूँ नंबर। ठीक है। 10 में, सुबह 10 से लेके शाम 7 बजे तक व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा इन्हें। हम्म। चलिए मैंने चैट में नंबर डाल दिया है, सेव कर लीजिए। सॉफ्टवेयर से संबंधित बॉक्स वॉक्स एडेप्टर वेडेप्टर कुछ भी हो तो ये नंबर पे बात कर लेना है। इससे आगे अगर टूल्स चाहिए तो अंकित सर का नंबर पे कांटेक्ट करना है, अगर वो भी सर चाहिए। अंकित सर का नंबर मुझे चाहिए, और सरफराज सर का नंबर चाहिए, ये दोनों नंबर तो मुझे चाहिए था, पर नहीं मिला अभी तक। सरफराज हार्डवेयर से सरफराज सर तो आपके पास सपोर्ट क्लास में आते हैं, तो क्यों नहीं बोल। आते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। और और चाहिए, कहिए सरोज कुमार जी, बताइए। सरोज कुमार जी कहिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, एडेप्टर लेना पड़ता है क्या संतोष आवाज नहीं सर? आ रहा आपका। अरे अरे नहीं 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 सरोज जी, सरोज जी आपकी आवाज नहीं आ रहा है, आप पहले चेक कीजिए। चलिए Vivo 1935, Vivo, बताइए बताइए Vivo, हेलो सर। हेलो। कहिए।
बोल रहे हैं सर इजी टेक प्लस या U5 बॉक्स में क्या अंतर है? सर आपकी उससे काम चल जाएगा कि इजी टेक बॉक्स लेना ही पड़ेगा? देखिए मैं बता देता हूँ। यूएफआई पीछे इसलिए पड़ चुका है क्योंकि अपडेट्स आने बंद हो चुके हैं, ठीक है। और जेटेज बॉक्स में क्या है कि नए नए अपडेट्स जैसे आरपीएमबी क्लीन, यूएफएस अनलॉकिंग, यूएफएस एफआरपी, यूएफएस प्रोग्रामिंग, तो ये सब चीज अभी बेहतर है। तो अगर कोई लोग अगर बॉक्स खरीदने की सोच रहे हैं तो परचेज की डेट को देखते हुए यूएफआई से बेटर अभी जेटेक है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता यूएफआई खराब है। यूएफआई अगर कल के डेट में यूएफएस की अपडेट्स अगर ले आए और अगर वो सक्सेस रहा तो फिर जेटेज पीछे पड़ जाएगा। तो फिलहाल जेटेज अभी बढ़िया है, ठीक है, समझ रहे। इसका फिलहाल है ना सर, आगे चल के आ सकता है अपडेट। हाँ देखिए, यूएफआई की अपडेट उम्मीद है कि चाइना में रन कर रहा है लेकिन इंडिया में भी नहीं आया, आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। और सरोज कुमार जी, आपका नेट सही है तो कृपया बोलिए। संतोष सर, हाँ कहिए। मैं बोल रहा था सर यूएफएस के लिए अलग से अडेप्टर लेना पड़ता है क्या सर? जी यूएफएस के लिए श्योर है, अलग से अडेप्टर लेने पड़ते हैं, यूएफएस अडेप्टर, ठीक है। यूएफएस अडेप्टर अलग से लेने पड़ते हैं, अगर नहीं है तो मैं अगर ये चलिए हमारे कैमरे में आप देख लीजिए, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये यूएफएस के लिए अडेप्टर है। हाँ सर, ये जो आप देख रहे हैं ये यूएफएस की अडेप्टर है। ये ओनली फॉर इसमें यूएफएस लगता है, और अगर आप चाहें तो इसमें ईएमएमसी भी लगा सकते हैं, लेकिन ईएमएमसी सिर्फ ओनली VGA 254 लगेगा, सिर्फ 254 ईएमएमसी, ठीक है, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। हाँ तो सर ये कंप्लीट अडेप्टर लेने सर उसमें यूएफएस नहीं दे। सरोज जी, आप सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है, तो संतोष अरे सरोज भाई, आप अपना आवाज थोड़ा ठीक कीजिए। हेलो, हम आधे आवाज रास्ते में रह रहे हैं, आवाज ठीक नहीं है, नेट में आके ओ नेट स्लो है ना सर, इसीलिए बहुत ऐसा कीजिए कि आप अपना कैमरा तो आपका नेट बंद में है। प्रॉब्लम है सर। हाँ आवाज आपका बहुत दिक्कत है सरोज जी, ठीक है, ठीक हो तो फिर सवाल कीजिए, पूछिए। सर व्हाट्सएप पे कर लेंगे सर सवाल। ठीक ओके। और लक्ष्मी मोबाइल जी बताइए। हाँ सर, कहना है कि जो इजी जेटेक या यूएफआई यूज करते हैं तो उस समय एंटीवायरस डिसेबल रखना पड़ता है या यूज करते समय उसको डिसेबल नहीं करना ओके भी रहता? ठीक है लक्ष्मी मोबाइल जी, जितने भी हम मोबाइल से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, जो हमारा काम प्रोग्रामिंग का हो, यूएफएस या फ्लैशिंग का हो, अनलॉकिंग का हो, तो आप अपनी एंटीवायरस को बंद रखिए और आप अपनी की सिस्टम की जो सिक्योरिटी है, डिफेंडर वगैरह, इन सभी को बंद रखिए, ठीक है, इन सभी को बंद रखना है, नहीं तो बीच में आपके एरर आ सकते हैं या आपका सेटअप भी बीच में बंद हो सकता है। तो एंटीवायरस बंद रख के काम कीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। जो विंडो 10 में रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है वो भी बंद करना पड़ता है? जी उसके लिए ऑन ऑफ एक आता है, डिफेंडर को कंप्लीट उसके जितने भी प्रोटेक्शन सिस्टम को बंद करने का एक ऑन ऑफ टूल आता है, मैं आप लोगों के ग्रुप में, वो एक बार सिस्टम में चला दीजिएगा, सारे प्रोटेक्शन को वो बंद कर देगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके, और बताइए अजय जी। मैं ये बता रहा था, हम ईएमएमसी 8 GB थोड़ा सा है तो एक्सपांड कर सकते हैं क्या थोड़ी में? आपकी आवाज काफी कम आ रहा है अजय जी, थोड़ा लाउडली बताइए। हेलो हाँ हेलो हाँ ठीक है सर, मैं ये बता रहा था, हमारे फोन में है ना सर, जो 8 GB किसी में ईएमसी, किसी में 16, किसी में 32, तो हम सभी में एक्सपांड कर सकते हैं क्या? 32 का 64 ऐसे सभी में
सभी में बड़ा वाला ईएमसी लगा सकते हैं कि 8 है तो 16, 16 है तो 32, ऐसे कुछ? हाँ हाँ, आप अपनी ईएमसी को अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि अपग्रेड करने की क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ओके, मतलब किसी भी फोन में कर सकते हैं क्या, या उसकी हाँ लिमिट हाँ, है कोई? ईएमएमसी आप बढ़ा सकते हैं, ईएमएमसी आप बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने की जो मेथड होती है उस मेथड को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले उसके लिए आपको ईएमएमसी जो आप लगा रहे हैं उस ईएमएमसी का आरपीएम भी क्लीन होनी चाहिए। आरपीएम भी क्लीन होने के बाद उसका सीआईडी सीआईडी नंबर मैच करनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए सुटेबल ईएमएमसी लेना पड़ता है। वो सब हम बताएंगे, ठीक है? सुन पा रहे हैं? और कहिए मोना मंडल जी। हाँ सर, कैसे हैं आप? हाँ एकदम ठीक ठाक, अपना बताइए। ये चल रहा है। बोल रहा था सर, अभी कौन सी काम में ज्यादा पैसा मुनाफा ज्यादा है? कौन सी? कौन सी काम में? ये जो सॉफ्टवेयर के काम में, जो ईएमसी व वो जो यूपीएस, इससे कौन सी काम में पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है? अरे अरे भाई, लोग काफी लोग हैं, बताइए कौन सी ऐसी काम है जिसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है? जो कमाए हैं वो जल्दी बताइए। देखिए मोना मंडल जी, जिस भी काम को अगर आप अच्छे से करते हैं और सही रूल और तरीके से करते हैं, हर उस चीज में पैसा है जहां आप मेहनत और लगन से काम करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं इस चीज को। अब ये मैं कैसे कह दूं कि सिर्फ आप अनलॉकिंग कीजिए उसमें ज्यादा पैसा है, तो ऐसा नहीं। हर उस काम को अगर आप अच्छे से करते हैं, मन लगा के करते हैं और मेहनत से करते हैं, तो हर चीज में पैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल लाइन में ही पैसे हैं, हर चीज में पैसा है जहां आप मन लगाइएगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। स्वागत मोबाइल जी, कहिए। सर जो ईएमसी अडोप्टर पे लगाते हैं, उल्टा लग जाएगा तो क्या होगा? क्या प्रॉब्लम आएगा? ईएमएमसी उल्टा लग जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ईएमएमसी खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही बोल रहे हैं, कुछ हाँ। दिक्कत नहीं करेगा बस? हाँ, दिक्कत नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वो ठीक है डिटेक्ट सर। नहीं होंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। जी सुनील कुमार जी, कहिए। सर आपने एक चीज बताई थी मेरे को, एमएमसी परमानेंट प्रोटेक्शन नो, जो आपने वहां लोग में दिखाया था मेरे को। ठीक है। तो उसमें आपने बोला था कि अगर कोई गलत फाइल वगैरह वो डले तो उसको रोकता है, मतलब एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। मतलब जैसे, हाँ, तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लॉक हो जाता है या क्या हो जाता है कि इसमें दूसरी तो वो डलेगी फाइल या नहीं डलेगी? नहीं, ईएमएमसी आप समझ लीजिए कि परमानेंटली राइट प्रोटेक्शन का मतलब है कि वो कुछ टाइम के लिए वो लॉक हो जाता है। कुछ टाइम के लिए सर? हाँ, कुछ टाइम, एक टेम्पोररी है। टेम्पोररी का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए। सपोज दैट वो आपको जो है अब सेम डे में वो नहीं होगा, वो नेक्स्ट डे आप उसको ट्राई कीजिए, बैटरी रिमूव करके रख दीजिए। ठीक है। एक होता है परमानेंटली। परमानेंटली अगर लग गया तो अब जब तक आप उसे यूएफआई से डिसेबल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं। अच्छा, मतलब डिसेबल करने के बाद ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आखिर दिया है, जरूर होगा। डिसेबल कर देंगे फिर आपका वो फिर से फ्लैश हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। एक एमएमसी पासवर्ड लॉक जो आप बता रहे थे, वो मतलब वो प्रोग्रामिंग से लॉक होता है या मतलब कैसे लॉक होगा? नहीं, वो लॉक होता है कि आपने किसी हैंडसेट को ओपन या आईएसपी करा जेटेक में। आईएसपी करने के बाद आपने उसकी जो है पैटर्न या फिर एफआरपी को तोड़ दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं उस ईएमएमसी को लॉक कर दूं ताकि वो ईएमएमसी हमारे सिवा कोई दूसरा यूएफआई यूजर ना तो उसे डिटेक्ट कर पाए, ना डंप रीड कर पाए, ना उसे रिपेयर कर पाए। ठीक है। वो एक तरह का पैरेंटल कंट्रोल लॉक है कि जिससे लगा है वो उसी से खुलेगा, दूसरे से नहीं खुलेगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके। और एवरीवन, 10:30 बज चुका है। सवाल तो मुझे लगता है कि खत्म नहीं होगा। और ये आयुब खान ताज जी, कहिए कैसे हैं? हाँ, बहुत बहुत अच्छा अरे हूँ। आपका ताज तो मुझे याद है। संतोष भाई, एक चीज बोलना चाहता हूँ। आज माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन क्लास था, उतना दिल खोल के आप बोल के दिए। पहले से बहुत अच्छा आज सीखा था मैं, सच्ची बोल रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया।
तो यही बोलना था मैं। नहीं शुक्रिया। नहीं, मैंने आपकी लोगो देखा तो मुझे अच्छा लगा कि दोबारा मिल के आपसे। हाँ, सरताज भाई के ने बात किया था, थोड़ा और एक बार लेना चाहता हूँ क्लास करके। वो बोले अच्छा हाँ समझाओ करके बिल्कुल बोले। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुलाकात भी होनी चाहिए, और ये अपने लोगों का एक ऐसा लाइन है ना कि कभी न कभी साल 2 साल में तो एक बार ना 6 महीने पे कम्युनिकेशन बननी चाहिए कि क्या अपडेट्स आए, क्या चेंजेस हुए, क्या नई चीज आई। तो इन सभी चीजों के बारे में पता चलते रहता है। जी जी जी। ठीक है आयुब ओके, खान जी। थैंक यू सर। ओके वेलकम। और एवरीवन, सवाल तो लग रहा है कि मुझे खत्म नहीं होने वाले हैं। जी पवन मोबाइल जी बताइए। सर ये कह रहा था मेरा का क्लास का 15 अगस्त को चालू हुआ था। जी पवन हेलो, जी। 15 अगस्त को चालू हुआ था क्लास। ठीक है। उसमें क्या हुआ, दिक्कत आई थी वो एक मिनट सर रुकिए। उसमें दिक्कत ये आई थी, मैं 15 से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो हेलो, क्लास ज्वाइन करा। हाँ ज्वाइन नहीं कर पाया था, एक्सीडेंट हो गया था मेरा थोड़ा सा। तो अभी से मैं ज्वाइन किया है दोबारा से। तो ठीक है, आप जेटेज हाँ क्लास से आप कंटिन्यू किए हैं तो आपका यूएफआई छूटा है। ठीक है, हाँ जी जी, वो उसका आपका वो मैनेज। वीडियो वगैरह कुछ। हाँ हाँ, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको मैं ऐसा करता हूँ कि आपके ग्रुप में सनी मैडम का नंबर होगा, आरएमएम कस्टमर केयर करके। जी 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 उस पे आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा और आप अपना वॉइस रिकॉर्ड या मैसेज चैट में लिखिएगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में मुझे वीडियो की सख्त जरूरत है। मैं आप अपनी प्रॉब्लम, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा कि सर मेरा सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा, और किस नाम से नंबर हो? मैं बता देता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी जी जी, आप मुझे चैट पे डाल दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। हाँ, दूसरा सर ये कह रहा था यूएफएस के बारे में किस किस तरीके से मालूम पड़ी, यूएफएस के बारे में, यूएफएस आईसी के बारे में। हेलो, 1 मिनट, मैं नंबर जरा चेक कर देता हूँ। जी जी जी। मुझे जरा नंबर देख लें। ठीक है, चलिए मैंने चैट में नंबर दे दिया है। एवरीवन जिनको भी दिक्कत हो तो ये नंबर सेव कर लीजिए। ये जी सारे जी नंबर है कस्टमर केयर के नाम से। तो इससे आप अपनी जो भी रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, वीडियो इशू, कुछ भी आप अपना सॉल्व करवाइए। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा ये कह रहा सर, यूएफएस के बारे में कैसे नॉलेज होगी मैं? यूएफएस के बारे में? क्या यूएफएस के बारे में कि फोन के? यूएफएस का प्रोग्रामिंग, यूएफएस का सब कुछ, मतलब मानती ओके, यूएफएस का यानी यूएफएस की सिक्योरिटी। कंप्लीट वर्किंग मैं समझ गया। जी 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 कंप्लीट क्लासेस तो वो आपको यूएफएस की जो सुपर एडवांस की जो क्लासेस है उसमें आपको बताए जाएंगे। तो अगर आपने लेवल 3 की कोर्स परचेज करे हैं तो आपको बताया जाएगा। तो लेवल 3 लेवल 2 ही किया मैंने तो। हाँ, आपके पास शायद आपने लेवल 2 लिया है तो आपको लेवल 2 जी की जी चीज बताए जाएंगे एमएमसी से रिलेटेड। जो लेवल 3 है उसमें यूएफएस के बारे में है। तो आपने नहीं लिया है तो आप अपना फिर से जिससे आपने कोर्स परचेज करा चैट करके ले लीजिए, अगर आपको यूएफएस सीखनी है तो। यूपीएस सीखनी है, यूपीएस के लिए क्या करना होगा मुझे? अब मतलब ये तो मैं ले लिया, मुझे मालूम नहीं था ना इसके अंदर ये है, ठीक खाली है, यूएफआई वाली। ठीक है। तो यूएफएस अगर आपको चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। हाँ, नंबर मुझे लिखा दीजिए, मैं आपको टीम को नंबर दे दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और अब एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इसका था भाई? हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे ना लेवल 3 की। नहीं, लेवल ठीक है, इसको मिला के लगेगा या इसके अलावा जो टोटल चार्ज प्लस होगा उसका शुरुआत जो से? चार्जेस होंगे लेवल 3 के वो आपको अलग से पे करने होंगे। तो आप बात कर लीजिएगा, जैसा बेटर लगे आप अपना देख तो लीजिएगा। सर आप नंबर लिख लीजिएगा ना। 1 मिनट hold हेलो, कीजिए। जी हाँ, जी जी। 1 मिनट मैं लिख लेता हूँ। तो मेन प्रॉब्लम मुझे उसी में थी, यूपीएस के बारे में। बोलिए। 9828 9828 58 58 68 68 22।
22 नेम। हाँ, और दूसरा प्रॉब्लम ये थी डबल ट्रैकर के बारे में। चलिए तो मैं तो पवन हाँ नाम जी, है ना? पवन कुमार पवन मोबाइल। है ना? हाँ जी, पवन फॉर मोबाइल। लेवल 3। हाँ, तो मुझे यूएफएस के बारे में जानना था। तीसरा ये था डबल ट्रैकर किस तरीके से अच्छी तरीके से हम लगा हाँ, सकते हैं उसको, वो डबल टेकर आ जाएंगे आपको लेवल 3 में। है ना? हाँ, तो वो ठीक है। अब ये चार्ज इसमें आधा पड़ जाएगा या फिर दोबारा उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? नहीं, वो आ जाएंगे लेवल 3 में। आपको सेल्स टीम सारी चीजें बता देगी, आप उनसे सारा कुछ डिटेल्स ले लीजिएगा। ठीक है, ये तो हाँ, आपको अब कॉन्टेक्ट ये मेरे 4000 तो गए ना, 4000 तो मैंने